आज है 14 मई। हम 14 मई से संबंधित करंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें ऐसा हो सकता है कि करंट अफेयर आगे पीछे हो जाएं, क्योंकि हमने, आपको पता है, हमारी 3 से 13 तक की पूरी छुट्टी हुई थी। तो हमने सारी की सारी करंट अफेयर को एकत्रित किया है और उसको फिर पीपीटी में लगाते जा रहे हैं और वैसे वैसे हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। तो आगे पीछे हो जाएगी खबर, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। पहले प्रश्न पर बात कर लेते हैं हम। तो पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किसे चाड के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ठीक है। ऑप्शन है इदरीस डेवी, दूसरा है मुकुल अबसा, तीसरा है अरविंद दामोदर दास और चौथा है राघव मंदाना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि इदरीस डेवी। देखो मामला हुआ क्या है वो देखें पहले, कि आजकल ना पूरी दुनिया में आपको पता है डेमोक्रेसी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको पता है डेमोक्रेसी की डिमांड बहुत ज़्यादा है और हर देश चाहता है कि उसके देश में डेमोक्रेसी हो। हर देश की जनता तो एटलीस्ट चाहती है कि उसके देश में डेमोक्रेसी हो। लेकिन पता है कुछ देश ऐसे हैं, कुछ नहीं बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर राजतंत्र है या फिर तानाशाही शासन है, ठीक है। तो जहाँ पर राजतंत्र या तानाशाही शासन है तो वहाँ पर शासक कभी कभी क्या करते हैं कि वो फेक दिखावे के रूप में वोटिंग कराते हैं, ठीक है। और वोटिंग करा के, और उसके वो पूरी तरीके से ऐसा नहीं होता कि निष्पक्ष वोटिंग हो रही है, वो पूरी तरीके से इन्हीं के अंडर में होता है, जीतना भी इन्हीं का तय है। लेकिन फिर भी दिखावटी तौर पर ये वोटिंग कराते हैं और ये प्रूव करते हैं कि हम जो चुने गए हैं वो जनता के द्वारा चुने गए हैं, यानी कि हमारे देश में डेमोक्रेसी, वो दिखावा करते हैं। तो ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ दिखावे की डेमोक्रेसी होती है, असल में डेमोक्रेसी नहीं होती, इन्हें फैंटम डेमोक्रेसी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इनके लिए एक शब्द है फैंटम डेमोक्रेसी। अब इसका हिंदी का शब्द तो अलग ही होगा, मतलब भूत लोकतंत्र हो जाए, लेकिन इन सब चीज़ों में मत पड़ना। फैंटम डेमोक्रेसी ये याद रखो, अगर लिखना है एग्जाम्पल में तो इस तरीके से याद रखो, ठीक है, फैंटम डेमोक्रेसी। और ऐसे शब्दों को याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये शब्द आपको अपनी डायरी में नोट कर लेने हैं कि ये फैंटम डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, क्योंकि ऐसे शब्दों को आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग में यूज करना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि चाड में राष्ट्रपति के रूप में इदरीस डेवी को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ठीक है। अब तक सैन्य तानाशाह के रूप में थे, ठीक है। चाड में तानाशाही शासन है, ठीक है। इनके पिता को 6 बार राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। इनके पिता की मृत्यु के बाद इन्हें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। इतनी ज़्यादा कहानी महत्वपूर्ण है नहीं, बस आपको शब्द याद रखना है, फैंटम डेमोक्रेसी। और दूसरा याद रखना है कि इदरीस डेवी को चाड का प्रेसिडेंट चुना गया है। अच्छा, एक और बात कि ये ना चाड ना एक अफ्रीकन देश है, हमें पता है, ठीक है। तो अफ्रीकन देश है तो हमें इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है कि भाई इसकी लोकेशन कहाँ है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर देखा जाए ना तो चाड ये है, मध्य अफ्रीकन देश है करीब, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ये भी होना चाहिए कि ये एक साहिल क्षेत्र है। साहिल क्षेत्र क्या है? तो देखो अफ्रीका का हमें पता है कि ये वो रीजन है जहाँ पर रेगिस्तानी रीजन है, यानी सहारा का रेगिस्तान है। और अगर हम इसके यहाँ पर इन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर ये मान के चलें कि रेगिस्तानी क्षेत्र खत्म होता है और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी घासी क्षेत्र आ जाता है, यानी कि इन क्षेत्रों में घास और पेड़ क्षेत्र थोड़े से मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो संक्रमण क्षेत्र है ना, उसे साहिल क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है, रेगिस्तान का और घास का, कि अफ्रीका के पश्चिम से पूर्व तक फैला एक क्षेत्र है जो सहारा के रेगिस्तान को दक्षिण के घास के मैदानों से पृथक करता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। अगर साहिल क्षेत्र के देशों को अगर देखा जाए तो मोटे तौर पर बुर्किना फासो, कैमरून, चाड, गाम्बिया, गिनी, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया और सेनेगल, ठीक है। साहिल क्षेत्र को इसलिए भी लेकर के आए क्योंकि साहिल क्षेत्र 2023 में पूरी साल चर्चा में रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज़ थोड़ी सी दिमाग में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने किस पड़ोसी देश के सीएजी के साथ सहयोग बढ़ाने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है नेपाल, भूटान, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि नेपाल। देखो भारत के सीएजी के बारे में हमें पता है, जो सीएजी हैं वो भारत के कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। अब इसी तरह नेपाल के भी सीएजी हैं, ठीक है। नेपाल के सीएजी कौन है? नेपाल के सीएजी हैं तोयम राया। क्या नाम है? तोयम राया, ठीक है। इनके बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, ठीक है। आपको सीएजी के बारे में पता होगा कि सीएजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, भारत के संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ना, डॉक्टर अंबेडकर ने इसको सबसे महत्वपूर्ण पद बताया था। ये आपको पता होना चाहिए कि सीएजी का जो पद है वो डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण पद बताया था, क्योंकि जो भी सरकार खर्चा करती है वो असल में खर्चा उसी रूप में हो रहा है या नहीं हो रहा, कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, इस चीज़ की निगरानी कौन करता है? इसी चीज़ की तो निगरानी सीएजी के द्वारा की जाती है। अगर संविधान में अगर देखा जाए तो आर्टिकल 148 के अंतर्गत सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधान किए गए, ठीक है। तो ये आपको आर्टिकल याद रखना है कि भाई आर्टिकल 148 में क्या है, सीएजी से संबंधित नियुक्ति है, शपथ है और सेवा शर्तें हैं। लेकिन एक और देखा जाए कि आर्टिकल 149 में क्या है, तो इसमें क्या किया गया है कि सीएजी के कर्तव्य और शक्तियां जो हैं
वो सब कहाँ दी गई हैं, वो दी गई हैं आर्टिकल 149 में, ठीक है। तो आपको 2 आर्टिकल तो एटलीस्ट याद रखने ही रखने हैं। पहला आर्टिकल 148 जहाँ सीएजी की नियुक्ति और उससे संबंधित प्रावधान दिया गया है, और दूसरा है आर्टिकल 149 जिसमें उसके कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगर इसके कार्यकाल की बात की जाए तो देखो, या तो ऐसा हो कि 6 वर्ष तक उसने अपना कार्य कर लिया हो, और या फिर ऐसा हो कि उसकी अधिकतम उम्र 65 वर्ष से ऊपर हो गई हो। तो दोनों में से कोई भी स्थिति होती है तो उसके वो अपने कार्यकाल से पदान्वित हो जाएगा, ठीक है। इतना तो पता ही होगा सभी को। दूसरी चीज़ ये कि ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी हमें पता है, और इससे लोक लेखा समिति का जो आंख व कान कहा जाता है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और वर्ष 1976 में सीएजी को लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया गया था। ये थोड़ा सा फैक्ट है, इसको याद रखना, क्योंकि इससे संबंधित फैक्ट पूछा गया है एक बार एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। ये सेम पूछा गया था कि जो सीएजी है उसको लेखांकन के कार्यों से किस वर्ष मुक्त किया गया, तो 1976 में, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, इसको स्टार मार्क याद कर लेना। और भारत के वर्तमान सीएजी के बारे में पता है, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, और भारत के जो पहले सीएजी थे वो वी नरहरि राव थे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है सीएजी से संबंधित। अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। अगली खबर कह रही है कि मलेशिया के इपोह शहर में आयोजित सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में जापान ने पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट अपने नाम किया है। देखो, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि जो सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी है ये किससे संबंधित है, ठीक है। ये जो सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी है ये किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर है हॉकी। क्या है? हॉकी। देखो, ये मलेशिया में आयोजित होती है, ठीक है, और पता है पाकिस्तान इसको 3 बार जीत चुका है। इस ट्रॉफी को, जो सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी है, पाकिस्तान इसको 3 बार जीत चुका है। इस बार इपोह शहर में आयोजित हुई थी। आपको याद क्या रखना है, अगर ये आए चर्चा में कि भाई कभी कभार आपने देखा है कि शहर हो जाते हैं, इधर एक साइड शहर होते हैं मिलाने के लिए, एक तरफ शहर होते हैं और एक तरफ क्या होते हैं, देश होते हैं, मिलाने के लिए आ जाते हैं। तो अगर कभी इपोह शहर आता है तो वो कहाँ पर आएगा, वो मलेशिया से संबंधित है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो ये जो जापान है ना, ये महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि जापान पहली बार जीता है इस ट्रॉफी को। अच्छा ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लेकिन पता है पाकिस्तान 3 बार जीत चुका है। अब एक बात सोचने वाली है कि जब बात ट्रॉफी की चल रही है और वो भी हॉकी के मामले में, तो भारत कहाँ स्टैंड करता है? क्या भारत ने इस ट्रॉफी को नहीं जीत पाया, या भारत कहाँ हार गया? सोचने वाली बात है ना, या नहीं? तो देखो ऐसा है कि आपको पता है कि अभी कुछ ही समय बाद होने वाले हैं ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक होने वाले हैं। तो भारत इस ट्रॉफी को इससे पहले 5 बार जीत चुका है। कितनी बार जीत चुका है? 5 बार। इस ट्रॉफी में भारत ने भागीदारी निभाई नहीं। क्यों? क्योंकि भारत फोकस कर रहा है ओलंपिक पर। भारत का फोकस किस पर है? भारत का फोकस ओलंपिक पर है। इसलिए भारत ने इस जो सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी थी इसमें जाकर के अपनी भागीदारी निभाई ही नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब बाकी देखो, इसके साथ साथ आपको ये चीज़ और याद रखना जरूरी है। अब अच्छा, ये जापान जो है वो पहली बार जीता है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। अब दूसरी एक चीज़ ये कि भाई हॉकी से संबंध अगर ये आ जाए कि ऐसे कौन सी ट्रॉफी हैं जो हॉकी से संबंधित है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि सबके पीछे नाम लिखा होता है हॉकी, इसलिए नाम याद रह जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कप होते हैं, कुछ ऐसी कॉम्पिटिशन होती हैं जिनके पीछे हॉकी नाम ही नहीं लिखा है, तो वो याद करना थोड़ा सा टफ हो जाता है या फिर दिमाग में नहीं रहती हैं चीज़ें, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये लिखा है आगा खान कप। अब ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो आगा खान कप है वो किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो हॉकी से संबंधित जितने भी हैं महत्वपूर्ण जिनके पीछे हॉकी नहीं है लिखा हुआ, मैं उनकी लिस्ट लेके आया हूँ। तो देखो, जैसे कि ये है आगा खान कप, ये है बीटन कप, ये है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये है नेहरू ट्रॉफी, और एक और यहाँ पर होगी इंदिरा ट्रॉफी। यहाँ पर इंदिरा ट्रॉफी नहीं है लेकिन इंदिरा ट्रॉफी है, ठीक है, इंदिरा ट्रॉफी भी है, ठीक है। एक ये है रंगास्वामी ट्रॉफी, सिंधिया ट्रॉफी, मास्टर्स चैंपियंस ट्रॉफी और बॉम्बे गोल्ड। इसमें महत्वपूर्ण कौन सा है? एक तो ये याद रख लो, बॉम्बे गोल्ड, ठीक है, ठीक है। दूसरा ये आगा खान ट्रॉफी याद रखो, ठीक है। तीसरा ये बीटन कप याद रखो, और तीसरा ये नेहरू ट्रॉफी याद रखो, ठीक है। तो इतनी ये हैं जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनको सही से आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। बाकी ये जो मास्टर चैंपियंस ट्रॉफी है इसको भी याद रख लेना। और बाकी ये जो चीज़ है ना, हमने जो भारत में फुटबॉल लीग और टूर्नामेंट ये लिस्ट दी है, एक ये बैडमिंटन ट्रॉफी, ये इसलिए लिस्ट दी है क्योंकि इससे पहली वाली जो वीडियो आई थी उसमें हमने ये लिस्ट दी हुई थी, ठीक है, और ये भी लिस्ट दी थी। तो ये रिवीजन के लिए है कि अगर ये पूछा जाए कि इंडियन सुपर लीग किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित जितनी भी होती हैं वो ये है लिस्ट कि इंडियन सुपर लीग है, आई लीग, ये गलती हो गई है, यहाँ क्या होगा, आई लीग, ठीक है, आई लीग है, डूरंड कप है, और IFA शील्ड है, सुब्रतो कप और संतोष ट्रॉफी, ठीक है। ये किससे हैं? भारत में जो फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट होते हैं उससे संबंधित ये है। तीसरा अगर के बैडमिंटन से संबंध देखा जाए तो उबेर कप, ये किससे? महिलाओं का उबेर कप होता है और थॉमस कप पुरुषों का होता है। आपको पता है 2024 का इस बार कौन जीता है? चीन जीता है, ठीक है। और चीन के कहाँ आयोजन हुआ था? ये दोनों ही कहाँ हुए थे? चीन के चेंगदू शहर में आयोजन हुआ था इनका, ठीक है। ये कि मलेशिया कप, अमृत दीवान कप, एशिया कप और सोफिया कप, ये आपको याद रखने ही रखने कि ये किससे संबंधित है, ठीक है। अब हमने कल बताया था, हम कल इन 2 लिस्ट को लेके आए थे, आज ये लिस्ट और आ गई। धीरे धीरे करके सारे गेम्स की लिस्ट आ जाएगी, आपको ये 3 याद रखनी है। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगली जो खबर है वो कह रहा है कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी का स्थानीयकरण और सच भारत में स्थानीय प्रशासन में महिला नेतृत्व कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न 3 महिलाओं को चुना है। पहली हैं नीरू यादव, दूसरी हैं सुप्रिया दास दत्ता और तीसरी हैं कुनकू हेमा कुमारी। ठीक है, अब देखो पंचायती राज मंत्रालय के जो सचिव हैं उनका नाम है विवेक भारद्वाज। क्या नाम है यहाँ पे याद रखो, विवेक भारद्वाज। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि ये जो इनका दल गया था ना, जो एसडीजी का स्थानीयकरण, भारत में स्थानीय प्रशासन में महिला नेतृत्व, ये एक कार्यक्रम है। ठीक है, और ये कार्यक्रम जब आयोजन हुआ इसका, तो इसमें जो भारत की तरफ से जो नेतृत्व किया वो किसने किया, वो पंचायती राज मंत्रालय में जो सचिव हैं विवेक भारद्वाज उन्होंने किया। और उनके साथ ये 3 महिलाएं गई, नीरू यादव, सुप्रिया दास दत्ता और कुनकू हेमा कुमारी। चलो ठीक है, इतनी सी बात। सवाल ये है कि इन 3 महिलाओं को बुलाया क्यों गया। तो पहले तो ये समझ लो कि जो नीरू यादव हैं ये संबंधित हैं राजस्थान से। ठीक है, और जो सुप्रिया दास दत्ता हैं वो कहाँ से हैं, ये सुप्रिया दास दत्ता हैं त्रिपुरा से। ठीक है, कहाँ से हैं, त्रिपुरा से। और जो कुनकू हेमा कुमारी हैं, हेमा कुमारी कहाँ से हैं, ये हैं आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश से। अब देखो ये सवाल ये है कि ठीक है, इन महिलाओं को क्यों बुलाया गया, क्योंकि इनका लोकल लेवल पर ना काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है लोकल गवर्नेंस को अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इन महिलाओं को बुलाया गया था। अब पता है ये महत्वपूर्ण और क्यों हो जाता है, क्योंकि इनमें जो नीरू यादव हैं इनसे संबंधित एक केस स्टडी है। वो पता है क्या है कि इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था और इस कार्यक्रम का नाम था माई ट्री माई फ्रेंड अभियान। क्या था, माई ट्री माई फ्रेंड अभियान। पता है ये ऐसे तो सबका ही है, ऐसे तो इन्होंने जितनी भी हैं ये तीनों महिलाएं, तीनों ने बहुत अच्छा योगदान दिया है। लेकिन ये इम्प्रेस करने वाली चीज़ क्यों है, ये ऐसे में क्यों काम करेगी, क्योंकि माई ट्री माई फ्रेंड अभियान के तहत क्या किया गया था कि जब भी किसी लड़की की शादी होती थी तो उसमें जो कन्यादान होता है ना, कन्यादान के बारे में आपको पता होगा, तो कन्यादान के रूप में पेड़ दिए जाते थे। क्या दिए जाते थे, पेड़, यानी कि पेड़ों को लगाना होगा। समझ रहे हो, यानी कि इन्होंने क्या किया कि एक जो संस्कृति चली आ रही है भारत की, एक जो संस्था बनी हुई है, उस संस्कृति का हिस्सा बना दिया इन्होंने। और ये कहाँ पर किया गया, और ये लोकल लेवल पर किया गया। ये पंचायत को संभाल रही थी वहाँ पर, अपने लोकल लेवल पर पंचायतों को संभाल रही थी और वहीं पर इन्होंने किया। तो जब अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे तो महिला किस तरीके से इनोवेशन लेके आ रही हैं, और इस तरीके के जब हम ऐसे के रूप में जब लिखेंगे और ऐसे में हम ऐसे एग्जाम्पल्स डालेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें यूनिक दिखाएगी बाकी अलग से। समझ में आ रहा है। अगर आपने डायरी बनाई है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले ये करना है कि एसडीजी का स्थानीयकरण, भारत में स्थानीय प्रशासन में महिला नेतृत्व कार्यक्रम में बुलाई गई नीरू यादव ने जो कार्यक्रम चलाया था, वो कार्यक्रम का नाम था माई ट्री माई अभियान। और इसके तहत क्या किया जाता था कि जो लड़की की शादी होती थी उसमें कन्यादान के रूप में पेड़ को दिया जाता था, जो कि इन्वायरमेंट को बचाने का एक बहुत ही अच्छा और यूनिक तरीका है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है। क्यों, क्योंकि जब भी महिला सशक्तिकरण की बात आएगी तब भी आप इस एग्जाम्पल को डालोगे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्यों डालोगे, क्योंकि देखो महिलाओं का सशक्तिकरण हम कर रहे हैं तो महिलाएं किस तरीके से इनोवेशन लेके आ रही हैं, वो केवल सिर्फ महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो रहा, वो हमारे इन्वायरमेंट का भी सशक्तिकरण हो रहा है और साथ ही लोकल गवर्नेंस का भी सशक्तिकरण हो रहा है। इसलिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। पहली बात समझ में आई। दूसरी चीज़, अगर हम लोकल गवर्नेंस की बात कर रहे होंगे तो लोकल गवर्नेंस में भी किस तरीके से नया इनोवेशन लेके आ रही हैं महिलाएं, तब भी हम इस एग्जाम्पल को डालेंगे। समझ में आया। और अगर हम बात करेंगे पर्यावरण के संरक्षण की, यानी कि इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो सोचने वाली बात है कि पर्यावरण के संरक्षण में 2 भूमिकाएं हमें दिखाई दे रही हैं। पहली, एक तो महिला की भूमिका, और दूसरी भूमिका किसकी दिखाई दे रही है, दूसरी हमें लोकल गवर्नेंस की भूमिका दिखाई दे रही है। यानी कि अगर देखा जाए तो पर्यावरण के संरक्षण में बढ़ावा कहाँ से दिया जाता है, भाई पेड़ों को अगर लगाया जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि कोई मंत्री अपने पद से आकर के लगा देंगे। अगर आ भी देंगे, एक दिन में लगा भी देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फर्क कब पड़ेगा जब वो पेड़ लगाएंगे, लगाने के बाद में उसकी देखरेख होगी, और जब वो पेड़ बड़ा होगा तभी तो फर्क पड़ेगा, तभी तो पेड़ बड़ा हो पाएगा। और वो रेगुलर कौन देखरेख की जा सकती है, किसके द्वारा, वो केवल लोकल गवर्नेंस के द्वारा की जा सकती है देखरेख। इसलिए अगर पर्यावरण के संरक्षण में अगर महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी का हो सकता है, जलवायु परिवर्तन के कंजर्वेशन में, अगर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अगर किसी संस्था का सबसे महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है तो वो क्या है, वो है हमारी लोकल गवर्नेंस। याद आई समझ में, ये बात समझ में आई। पता है इससे पहले आपको याद होगा कि इससे ठीक पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3 या 4 दिन पहले की बात है, जब राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने पता है क्या कहा था, उसने कहा कि बाल विवाह से संबंधित अगर कोई केस आता है तो उसकी जिम्मेदारी सरपंच और उसके सरपंच के जो सदस्य होते हैं उनकी होगी। सोचने वाली बात क्या है कि अगर शादी कहीं होती है तो शादी पर कोई बड़ी संस्था कैसे उस पर इतनी पैनी नज़र रख पाएगी,
मान के चलो कोई मंत्री या कोई बड़ा अधिकारी कैसे इतनी हर वक्त उस पर नजर रख पाएगा, क्योंकि शादी तो गांव में होगी, और अगर गांव वाले चाहेंगे तो छुपा लेंगे, चाहे वो बाल विवाह हो चाहे वो कुछ ही हो। इसके लिए जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि उस पर सरपंच नजर रखे, क्योंकि सरपंच से तो नहीं बचा जा सकता ना, वही पंचायत से तो नहीं बचा जा सकता ना। तो इसलिए अगर हम देखें तो एक कुछ बड़ी बड़ी ऐसी देश में प्रचलित कुछ प्रथाएं होती हैं जो हमारे समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। अगर ऐसी प्रथाओं को अगर रोकना है और समाज का एक सही रूप में सशक्तिकरण करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पंचायतों का सशक्तिकरण करना होगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब आप चाहे किसी भी प्रश्न को लेना, किसी भी प्रश्न को आप उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली जोड़ने का प्रयास करो, आप हर प्रश्न को पंचायतों से जोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वो जुड़ी कहाँ से होती है, ग्रास रूट लेवल से जुड़ी होती है। अगर लोगों को आपको प्रभावित करना है तो आपको लोगों को प्रभावित करने के लिए जरूरी ये है कि सबसे निचले स्तर के लोग जुड़ें उससे, और सबसे निचले स्तर के जो ग्रास रूट लेवल के अगर लोग जुड़ेंगे तो उनको जोड़ने में अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी की हो सकती है तो पंचायतों की हो सकती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अगर मान के चलो कहीं टीका, मान के चलो कोई टीका है, कोई टीका लगवाया जाता है, जैसे कि कोरोना का टीका था, और इससे संबंधित आपको पता है यूपीएससी में प्रश्न पूछा भी जा चुका है, ठीक है। और उस टीके से संबंधित एक प्रकार की अफवाह फैल गई है, लोगों के दिमाग में यह अफवाह है कि अगर ये टीका लगवाया तो टीका लगवाने के बाद में कुछ साइड इफेक्ट आगे चल के इतने ज़्यादा भयानक आने वाले हैं जो कि हमारे समाज को या हम लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव रूप से प्रभावित करने वाले हैं, ठीक है। मान के चलो ऐसी अफवाह लोगों के दिमाग में है, क्या किया जा सकता है? ऐसे लोगों के दिमाग से ये अफवाह कैसे निकाली जा सकती है? पंचायत सदस्यों के माध्यम से, प्रधान के माध्यम से, सरपंच के माध्यम से ये लोग खुद आगे जाकर के अगेड़िया बन के उन टीकों को लगवाएं और दिखाएं समाज को कि देखो हम लगवा रहे हैं, इससे कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और ये शिक्षित करें लोगों को। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो इसलिए अब आपको दिमाग में क्या रखना है कि जब भी आप कोई भी आंसर लिखें, कोई भी किसी भी चीज़ से संबंधित अगर आप प्रश्न लिखेंगे तो आपको याद रखना है उसमें आपको महिलाओं का पक्ष और साथ ही ये जो पंचायतों का जो लोकल लेवल का जो पक्ष होता है उसको उजागर करना है, किसी भी तरीके से लेके आना है, ठीक है। और जब देखो जब हम पंचायतों को लेके आते हैं हर जगह पर, तभी सवाल आता है कि भाई पंचायतों को फिर आत्मनिर्भर बनाया जाना जरूरी है, क्योंकि पंचायतें अगर डिपेंड रहेंगी राज्यों पर, केंद्र पर, तो फिर पंचायतें अपने स्तर से डिसीजन नहीं ले पाएंगी। इसलिए पंचायतों को उनके स्तर पर जब हम आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेंगे तभी कॉन्सेप्ट निकल के आता है आत्मनिर्भर भारत। क्या निकल के आता है? आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, इस तरह की थोड़ी सी दिमाग में आपको चीज़ें रखनी है। बाकी जब हम मेंस वाली वीडियो लेके आएंगे तो उसमें और अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे, और लेकिन उन सबसे पहले मेंस के नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। इससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया था मेंस के नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब देख लेते हैं अगली खबर। अगली खबर ये है कि एवरेस्ट मैन, क्या नाम है? एवरेस्ट मैन के नाम से विख्यात नेपाल के महान पर्वतारोही कामी रीता ने रिकॉर्ड 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। चलो ठीक है, खबर तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है दिखने में, लेकिन यूपीपीसीएस ना इस तरीके के प्रश्न पूछ लेता है। आपको पता होगा इस तरीके का प्रश्न पूछ भी चुका है यूपीपीसीएस एक बार, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि अब ये तो खबर हमने याद कर ली कि ठीक है भाई एवरेस्ट पर 29वीं बार चढ़े कामीरीता शेरप्पा, जो कि नेपाल के, ठीक है। इतनी सी बात याद रही, लेकिन अब इससे संबंधित कुछ और भी फैक्ट हैं वो भी याद कर लो। जैसे कि 29 मई 1953 की बात है जब एडमंड हिलेरी और तेंजिन नोर्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। एडमंड हिलेरी के बारे में पता है आपको, ये ऑस्ट्रेलिया के थे, और जो तेंजिन नोर्गे हैं वो कहाँ के थे? ये नेपाल के थे। आगे देखते हैं। अगला है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली महिला है वो कौन है? जुंको ताबेई हैं। 1975 में चढ़ी थी। नेपाल गलत है, यहाँ पर जापान होगा, ठीक है, जापान होगा, ये मिस्टेक हो गई है, जापान सही होगा, नेपाल नहीं है, ठीक है। इसको नेपाल को कट कर देना। 1975 में चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है, हमें सबको पता है, 1984 में चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव है, ये यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछ चुका है इसलिए इसको लेके आए। 1992 और 1993 में चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग व्यक्ति अरुणिमा सिन्हा है, 2013 में चढ़ी थी, पूछ चुका है इसमें से भी प्रश्न। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की मालवनाथ पूड़ा है, 2014 में चढ़ी थी, उस वक्त की उम्र 13 साल 11 महीने थी, ठीक है। और अगला है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला की बात की जाए तो संगीता सिंधी भई हैं, 2018 में 53 साल की उम्र में चढ़ी थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है। ऐसे फैक्ट अक्सर पूछ लिए जाते हैं तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। वनडे एग्जाम्स में तो अक्सर पूछे जाते हैं, ये कभी पुराने होते ही नहीं है। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार 100 बिलियन से अधिक प्राइवेट रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन है भारत, मैक्सिको, चीन और फिलीपींस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, यानी कि भारत, क्योंकि इसमें तो संदेह हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा प्राइवेट रेमिटेंस प्राप्त करने वाला अगर कोई देश है तो वो भारत है। देखो प्राइवेट रेमिटेंस का मतलब क्या है? देखो प्राइवेट रेमिटेंस का मतलब ये है कि देखो एक देश के नागरिक दूसरे देश में काम करने जाते हैं और काम करने के बाद में वो पैसा जो कमाते हैं वो पैसा अपने देश में भेजते हैं। तो ये जो पैसा भेजते हैं ना, ये जो पैसा भेजते हैं चाहे वो रुपए के रूप में हो या डॉलर रूप में हो, जो कि डॉलर रूप में होता है नॉर्मली, तो
तो इसको बोलते हैं प्राइवेट रेमिटेंस, यानी कि एक तरफा हस्तांतरण। क्या ये बात समझ में आई? जी हाँ, बात समझ में आई। लेकिन पता है आपको यहाँ पर याद करने वाली क्या ज़रूरत है? आपको याद करने के लिए ये ज़रूरी है कि एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का टर्म है, यूपीएससी में कई बार प्रश्न पूछ चुका है, यूपीपीसीएस में कई बार प्रश्न पूछ चुका है, इसलिए ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसमें एक होता है करंट अकाउंट। क्या होता है? करंट अकाउंट, ठीक है। एक होता है कैपिटल अकाउंट, इससे पहले हम बता चुके हैं लेकिन फिर भी याद करवा दे रहे हैं। और एक होता है फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये जो करंट अकाउंट है ना, इस करंट अकाउंट के अंतर्गत दो चीज़ों को शामिल किया जाता है नॉर्मली। एक वो जो विजिबल हो रही हैं, विजिबल हो रही हैं, और एक वो जो विजिबल नहीं है, यानी कि देखा जाए तो इनविजिबल, ठीक है, इनविजिबल। इनविजिबल, ठीक है। अब देखो विजिबल का मतलब क्या है? विजिबल का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें या ऐसे आदान प्रदान जो हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अगर देखा जाए क्रूड ऑयल की बात की जाए तो भाई क्रूड ऑयल अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा दिखाई देता है। अगर देखा जाए कि मोबाइल हैं, कार हैं, या फिर कुछ भी सामान होता है, प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, कम मान के चलो गोल्ड है, गोल्ड भी तो दिखाई देता है, ठीक है। या फिर मान के चलो कोई भी गाड़ी, बाइक है, कुछ भी चीज़ है, ऐसी चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं कि हम दूसरे देशों से इन चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर हम इन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अगर उनसे संबंधित कोई भी लेन देन होगा पैसे का, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो इसके अंतर्गत आएगा। पहली चीज़ करंट अकाउंट के अंतर्गत आएगा, दूसरी चीज़ विजिबल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। करंट अकाउंट के अंतर्गत भी, विजिबल अकाउंट के अंतर्गत। लेकिन अगर मान के चलो इनविजिबल अकाउंट की बात करी जाए तो ऐसी चीज़ें तो हमें दिखाई ही नहीं देती। जैसे सर्विसेज हो गई बहुत सारी, भाई सर्विसेज दिखाई कहाँ देती हैं? होती रहती हैं, आदान प्रदान होता रहता है पैसे का, लेकिन दिखाई नहीं देता हमें, ठीक है। इनकम हो गई, जैसे कि कोई कंपनी है, अब ये कंपनी है तो उसकी इनकम क्या होगी ये तो हमें नहीं पता ना, वो कंपनी को पता होगा बस, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनकम भी होगी। और दूसरी चीज़ ये एक और होती है, जैसे कि ट्रांसफ़र हो गया कोई, ठीक है। ट्रांसफ़र जैसे कि अभी हमने जो बताया आपको, जो प्राइवेट रेमिटेंस किया जा रहा है, ये ट्रांसफ़र आपको समझ में क्या, हमें समझाना क्या था कि अगर ये पूछा जाए कि प्राइवेट रेमिटेंस किसका भाग है, क्या ये कैपिटल अकाउंट का भाग है, या ये करंट अकाउंट का भाग है, या ये फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट का भाग है, किसका भाग है? आप कहोगे ये करंट अकाउंट का भाग है। और करंट अकाउंट के अंतर्गत भी ये विजिबल नहीं बल्कि इनविजिबल अकाउंट का भाग है। याद रखना है इस चीज़ को, हमने इसलिए आपको समझाया, ठीक है। ये बात समझ में आई? अब सोचने वाली बात क्या है कि मान के चलो ये गुड्स अकाउंट है, ये वाला ट्रेड, इसको मतलब ट्रेड अकाउंट बोला जाता है, ये वाला जो है ये ट्रेड अकाउंट बोला जाता है, जो विजिबल अकाउंट है। अब मान के चलो हम किसी देश से चीज़ें आयात ज़्यादा कर रहे हैं और कम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या हमारा जो ट्रेड है वो डेफिसिट में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो इसको हम ट्रेड डेफिसिट बोल देते हैं, ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। और मान के चलो ऐसा हो जाए कि ट्रेड में तो हम डेफिसिट में जा रहे हैं, लेकिन इनविजिबल अकाउंट में हमने इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया है कि अब हम डेफिसिट में नहीं जा गए बल्कि हम फायदे में और आ गए। यानी कि हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व है वो ज़्यादा हो गया अपेक्षाकृत, उसके जो हमने प्राप्त किया है वो ज़्यादा हो गया अपेक्षाकृत कि हमने जो दिया है दूसरे देशों को, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी? ऐसी स्थिति में ये होगा कि हम इनविजिबल अकाउंट में सरप्लस हो गए लेकिन विजिबल अकाउंट में डेफिसिट में आ गए। और अगर कुल मिला के अगर हम सरप्लस में, तो हम कहा जाएगा कि हम करंट अकाउंट में सरप्लस में। और अगर हम दोनों को मिलाकर के घाटे में चल रहे हैं तो इसको बोलेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट। क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट डेफिसिट। ये तो पता होगा, CAD यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट, पता है कि नहीं? और करंट अकाउंट डेफिसिट है किसी देश का और उसके साथ में उस देश का राजकोषीय डेफिसिट भी है, यानी राजकोषीय घाटा भी है, यानी कि फिस्कल डेफिसिट भी है, यानी कि फिस्कल डेफिसिट भी है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है बिल्कुल किसी दिन समझाएंगे, अभी लंबी कहानी बढ़ जाएगी इसलिए नहीं ज़्यादा बढ़ा जा सकता। कि किसी देश का अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है उसके साथ में अगर किसी का फिस्कल डेफिसिट भी है तो उसे ट्विन डेफिसिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्विन डेफिसिट। और पता है आपको, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, पता है कि नहीं पता? बिल्कुल पता होगा, ट्विन डेफिसिट बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और जो कैपिटल अकाउंट है, इस कैपिटल अकाउंट के अंदर आपको पता है कि भाई FDI हो गया, या फिर मान के चले FII हो गया, ठीक है, FII हो गया, या फिर गवर्नमेंट बोरो कर रही है बाहर से कोई, ठीक है, बोरोइंग हो गई, या फिर मान के चलो NRI जो होते हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं। इस तरीके के जो पैसे होते हैं वो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है। चलो एक चीज़ चलते हुए और समझ लो कि अगर कोई देश, अगर किसी देश का व्यक्ति अगर मान के चलो यहाँ पर करंट अकाउंट पर जितना भी लेन देन करना चाहे, क्योंकि अगर वो बाहर पैसा मान के चलिए कुछ खरीदने जा रहा है या बेचने जा रहा है, दोनों ही स्थिति में क्या होगा? उसे RBI से क्या करना होगा?
उससे सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट से क्या लेना होगा, उसे मान के चलो अगर वो बाहर पैसा कोई चीज़ खरीदने जा रहा है तो ऐसा क्या होगा, तो रुपया देगा और डॉलर लेगा और तब जाएगा खरीदने। और अगर वो वापस आ रहा है यानी कि चीज़ों को लेके आ रहा है डॉलर को, तो आरबीआई के पास डॉलर देगा और रुपया लेकर के तब वापस आएगा घर में, ठीक है, ऐसा ही तो होता है। लेकिन मान के चलो किसी के दिमाग में ये आ जाए कि हम अपनी सारी की सारी कैपिटल बेच के, यानी कि मुकेश अंबानी साहब के दिमाग में आ जाएगा हम सारी की सारी अपनी कैपिटल बेच के और अपना पैसा लेकर के पूरा का पूरा कनाडा में जाकर के अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे और यहाँ पे पूरी भारत को छोड़ के ही जा रहे हैं क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता यहाँ पर, और कनाडा बड़े बड़े रोड हैं, बहुत अच्छा देश है, विकसित देश है, अच्छी स्थिति बन जाएगी, इसलिए हम इसको छोड़ के ही जा रहे हैं। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि भारत ने करंट अकाउंट पर रुपये की फुली कन्वर्टिबिलिटी रखी है, यानी कि चाहे कितना भी पैसा आप लो और चाहे कितना भी पैसा दो, सबका आपका जो दूसरी करेंसी होगी यानी डॉलर होगा उसमें एक्सचेंज किया जा सकता है। लेकिन कैपिटल अकाउंट में अगर आप करते हो तो उसकी कुछ सीमाएं हैं, ठीक है। तो अगर प्रश्न ये आए जो कि यूपीएससी में पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, और ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में आए भी नहीं होंगे अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो अगर ऐसा प्रश्न आए तो क्या करना है, याद रखना है कि करंट अकाउंट पर जो रुपया है उसकी फुली कन्वर्टिबिलिटी है, लेकिन कैपिटल अकाउंट पर फुली कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब समझने वाली बात यह है कि इससे संबंधित विश्व प्रवासन रिपोर्ट जब भी हमने पढ़ा है कि अनुसार भारत प्राइवेट रेमिटेंस में 100 बिलियन प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है और भारत 2022 में प्रेषण के रूप में 111.22 बिलियन प्राप्त किया है। भाई 2024 की रिपोर्ट तो है, लेकिन 2024 का डाटा तो नहीं होगा ना, वो थोड़ा पुराना होगा, तो 2022 का डाटा है। 2020 का डाटा बता रहा है कि 83.15 बिलियन प्राप्त किया था भारत ने। आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा तैयार विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 8 मई 2024 को ढाका यानी बांग्लादेश में जो है जारी की गई थी, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन है यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, ये एक यूएनओ की एजेंसी है, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा है, और इस जो 2 साल में ये रिपोर्ट जारी कर दी जाती है, ये भी याद रखना है। पहली रिपोर्ट 2000 में जारी की गई थी, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। इंग्लिश वाले यहाँ से पढ़ लेना। इससे पहली वाली जो वीडियो में हमने जो प्रश्न दिया था कि हाल ही में हुए एक समझौते के अनुसार भारत निम्न में से किस पड़ोसी देश के प्रशासनिक अधिकारियों को अगले 5 वर्ष तक प्रशिक्षण प्रदान करेगा, तो इसका आंसर सी है, यानी कि बांग्लादेश है। आपने उत्तर दिया भी था और हमने इसको अच्छे से बताया भी है, इसलिए आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। और आज का जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। क्यों? क्योंकि हमने ये बताया नहीं आपको, हमने बताया जो चीज़ नहीं है, जो अभी जो प्रश्न पूछा है ना वो नहीं बताया, और आपको यही निकाल के लाना है। देखते हैं कौन सही दे पाता है कि प्रोफेसर नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू का कुलपति नियुक्त किया गया है, वह मूल रूप से किस राज्य से संबंधित हैं? आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और याद रखिए आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर देना ही देना है। वो वीडियो देखने के बाद में जरूर आपको देना है, लाइक कर देना है और कमेंट सेक्शन में उत्तर देना है। बाकी की मैंने बताया था कि 3 से 13 तक की वीडियो बैक टू बैक आपको मिलेंगी, ठीक है, परेशान मत होइए। हाँ, आगे पीछे प्रश्न हो सकते हैं कि जैसे कि इसमें कुछ पुराने प्रश्न हो सकते हैं, उसमें कुछ नए प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, ठीक है। जल्दी वेट करिए, जल्दी से वीडियो मिलेगी।